हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सुपर टेट का क्लास है ये हिंदी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुपर टेट के अलावा जो यूपी टेट है और वनडे एग्ज़ाम्स जो होती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। तो एक एक को करके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इसके डिटेल में भी जानेंगे। इसके पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स सब में, ताकि उन सबके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और वो लोग भी अच्छे से स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम से बनती है उसे क्या कहते हैं। मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया है। ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके ऑप्शन की जो डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मूल धातु क्या होती है। तो मूल धातु, ये ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे डिटेल है कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय लगा दो तो क्या बनता है, पढ़ना। तो जिस मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने पर क्या बनता है, वो क्रिया बन जाता है। तो यहाँ पे है कि जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम से बनती है उसी क्या कहते हैं। अब यहाँ पे है फ्रेंड, दूसरा है कि जो संज्ञा और विशेषण से बनती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा या विशेषण जो होता है, उनसे जो क्रिया बनती है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया की बात करते हैं तो इसमें संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जैसे कि राधा खाना खाने लगी, तो इसमें क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। कैसे कि खाना और खाने, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं। खाना भी क्रिया है और खाने लगी ये भी क्रिया है। तो इसमें खाना और लग से यहाँ पे जो लगना 2 क्रिया है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। और यहाँ पे 2 द्विकर्मक क्रिया की जो बात करते हैं, जैसे राधा ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे जो द्विकर्मक क्रिया होता है इसमें क्या और किसको से जवाब आता है। अब यहाँ पे है कि राधा ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई, तो हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई, तो जवाब में आया कि बच्चों को पढ़ाई। और क्या पढ़ाई, तो हिंदी पढ़ाई। तो वही क्या और किसके से जब जवाब आता है तो द्विकर्मक क्रिया होता है। मतलब कि इसमें 2 कर्म का होना या करना पाया जाता है, तो ये द्विकर्मक क्रिया होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, मूल धातु हमारा ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इनमें से वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन से सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। जीना एक कला है, पंछी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेल कर चला गया। तो यहाँ पे सजातीय क्रिया में एक जैसे पद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एक जैसे पद रिपीट होते हैं। जैसे उन्होंने चढ़ाई चढ़ी, गुरुजनों ने लड़ाई लड़ी। इसमें क्या हो रहा है कि सजातीय क्रिया में एक जैसे पद रिपीट होते हैं। जैसे चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी। वैसे ही यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वह अनेक बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है। तो यहाँ पे ये हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं राम खेल कर चला गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि कार्य को पूर्व पहले ही कर लिया है। राम खेल लिया है तब चला गया है, इसीलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा कि राम खेल कर चला गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो सजातीय क्रिया पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वह अनेक बोलियां बोलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और इसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिए ताकि अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्रिया अविकारी शब्द है, बिल्कुल गलत है। क्रिया विकारी शब्द है, अविकारी शब्द नहीं है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम पढ़ एक धातु लिए। पढ़ क्या है? एक धातु है। पढ़ क्या है? एक धातु है। तो पढ़ से हमने क्या क्या बनाया? पढ़ से पढ़ना भी हुआ, पढ़ से पढ़ाना भी हुआ, पढ़ से पढ़वाना भी हुआ और पढ़ से पढ़ाई भी हुआ। तो इसमें एक क्रियापद पठ धातु से कई सारे क्रियापद बनते हैं। तो यहाँ पे एक पठ धातु है और हमने 4 क्रियापद बनाए। तो यही इसमें कहा गया है कि क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया कौन सा रूप में है? अकर्मक, आज्ञार्थक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब काम दूसरे से करवाया जाए तो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे कि मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, इसमें भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक का मतलब यही होता है कि हम किसी भी चीज़, किसी भी काम को दूसरे से करवाएं, दूसरे से कहें करने के लिए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सेनापति, विद्यापति, पद्मावत, घनानंद। तो इसमें जो है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि विद्यापति को हम क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं। कैसे? विद्यापति, इनको कई नामों से हम जानते हैं। मैथिल कोकिल भी कहते हैं, नव कवि शेखर भी कहते हैं, अभिनव जयदेव भी कहते हैं, लेखन कवि भी कहते हैं। तो हमें ऑप्शन अगर मिल जाए यहाँ पे तो कई सारे अगर पूछ दे यहाँ पे कि अभिनव जयदेव किसे कहते हैं तो विद्यापति को ही कहते हैं। लेखन कवि भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लेखन कवि किसको कहते हैं, तो विद्यापति को ही कहते हैं। इनके अन्य नामों से जाने जाते हैं। अब आते हैं इनकी जो है एक रचना है, इनकी रचना पदावली मैथिल भाषा में लिखी थी, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो इनकी जो पदावली है, इनकी जो रचना विद्यापति की, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि जो पदावली है वो किस भाषा में लिखी गया है? मैथिल भाषा में लिखी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारीप्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पे चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है जो 4 भागों में है और ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इनकी जो रचना है, निबंध है ये चिंतामणि, ये इनके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। चिंतामणि यूपी टेट में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स और भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कुंभनदास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कुंभनदास क्या हैं? अष्टछाप कवियों में जो है कीर्तनकार कवि हैं। अष्टछाप कवियों का मतलब कि जो 8 ऐसे कवि हैं कि जो कृष्ण भक्ति भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं। तो इसी वजह से इनको अष्टछाप कवियों के समूह में रखा गया है, जिसमें कुंभनदास हैं, इनको जो है कीर्तनकार कवि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि चौपाई छंद पर आधारित है रामायणी को की रचनाकार कौन है? बिहारी, रहीम, भूषण, कबीर। यहाँ पे है कबीरदास की रचना है। तो इनकी जो है साखी, शबद और रामायणी है। रामायणी का मतलब होता है रामायण। यहाँ पे हमने स्पष्ट लिख दिया है कि रामायणी का मतलब होता है रामायण। और इन्होंने ये किसका है? कबीरदास का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है हमारा। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि चौपाई छंद पर आधारित है रामायणी। और रामायणी किसकी रचना है? तो कबीरदास की है। और इन्हीं का बीजक जो है तीनों इसमें इंक्लूड है। बीजक में साखी, शबद, रामायणी। लेकिन इसमें साखी, शबद, रामायणी सीधा है, इसमें क्या है? बीजक में उल्टा है, पहले रामायणी फिर शबद फिर साखी। अगर बीजक में पूछे कि बीजक में क्रम क्या है कबीरदास की जो ये रचना है उनका, तो रामायणी होगा, शबद होगा, साखी होगा, उल्टा है उसमें बीजक में।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं इसमें कि इनमें कौन पश्चिमी बोल की हिंदी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स है, इनमें से कौन सा पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है। बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी। तो पश्चिमी बोली की यहाँ पे जो बोलियाँ हैं कौरवी है, हरियाणवी है, ब्रज है, बुंदेली है और कन्नौजी है। 5 यहाँ पे जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है कि जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन है जो ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ये हमारी पश्चिमी बोली है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो बघेली नहीं है, बघेली क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे रामचंद्रिका किसकी रचना है। केशव दास, तुलसीदास, निराला और नरोत्तम दास। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं यहाँ पे है ये केशव दास की जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा कि केशव दास की रामचंद्रिका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जहांगीर, जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, कविक प्रिया, विज्ञान गीत, रामचंद्रिका। ये किसकी है, केशवदास की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं कि आदिकाल को कौन कौन अन्य नामों से जानते हैं, कौन से कवि क्या कहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। मिश्र बंधु और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। तो यहाँ पे मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है आदिकाल को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिष्ट किसका तत्सम है। तो मिष्ट किसका तत्सम है, मीत का, मिट्टी का, मीठा का या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मीत का। मीत का तत्सम होता है मित्र, मिट्टी का होता है मृतिका और मिष्ट का जो होगा मीठा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मीठा। मिष्ठा का क्या होगा, मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्बुधि और जलधि किसके पर्याय हैं। बादल के, नदी के, जल के, समुद्र के। तो ये जो अम्बुधि और जलधि है वो समुद्र के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जहाँ पे अगर धी लग जाए, शब्द के अंत में जहाँ पे धी लग जाए समझ जाइएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे समुद्र की वो पर्यायवाची है। अगर वहाँ पे द लग जाए, जैसे कि यहाँ पे अबुधि है इसमें अम्बुधि लगा दें, जलधि है जलधि कर दें, तो ये किसका पर्यायवाची होगा। तो ये बादल का पर्यायवाची होगा। द लगने पे बादल का पर्यायवाची हो जाएगा और इसी शब्द में अगर धी लग जाए तो समुद्र का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होता है कि करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रस के कितने अंग हैं। 9, 4, 8, 33। तो रस के बारे में पहले जानते हैं कि 9 रस हैं, 4 अंग है, 8 अस्थाई भाव है और 33 संचारी हैं। तो यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं पूछता है। रस के कौन से 4 अंग है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव। ये 4 भाव हैं जो कि रस के हैं और 9 रस होते हैं और अंग कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे रस के कितने अंग पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इतना ही था। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितना भी है ये, और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए और स्पेशल जो टारगेट है हमारा सुपर टेट का, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि हमने एनालिसिस कर करके क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं और आप तक पहुंचे और आप अच्छे से स्टडी करके और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।